Hello students, welcome back to Mizo Study video classes. So today we are going to start this escape velocity. ठीक है, escape velocity basically concept क्या है, हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आइए एक बहुत ही important concept हम डिस्कस करते हैं, that is escape velocity. चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं. ठीक है, मेरे पास एक ये चौक है, मैंने इस चौक को ऊपर फेंका, वापस मेरे हाथ में आ गई. मैंने और तेज फेंका, ये और ऊपर गई, फिर से नीचे आई. मतलब ये है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के सरफेस से अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करता रहूं तो ये एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद फिर से वापस आता है नीचे. मीनिंग क्लियर है कि बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफर्ड बाय द अर्थ, अर्थ की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट, टू पुल ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ठीक, तो अगर हम एक ऐसी वेलोसिटी को देखें जिसको हम अगर इम्पार्ट कर दें किसी पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल हमें वापस ना अर्थ पे मिले बल्कि अर्थ के उससे निकल के चला जाए. ठीक है, आपने देखा होगा जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो वो कई स्टेजेस में बनाए जाते हैं. 3 स्टेज रॉकेट रहता है या 4 स्टेज रॉकेट रहता है, तो एक स्टेज सर्टेन वेलोसिटी देता है, फिर वो जब हट जाता है तो वेट कम हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा स्टेज चालू होता है तो उसके कारण कुछ वेलोसिटी आती है एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो अल्टीमेटली फिर धीरे 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 करके हम उस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी जैसा नाम से भी क्लियर हो रहा है, एक वो वेलोसिटी है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को दें तो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करके हमेशा के लिए बाहर चला जाए. ये आइडिया है बेसिकली एस्केप वेलोसिटी का. और आपको 2 वेलोसिटीज़ हमने जो है एक्सप्लेन करनी है. नंबर 1 हमारी ये कि हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और दूसरी हमारी एक आएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, तो पहले हम लोग एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं. चलिए 1-2 सिंपल पॉइंट्स लिख लेते हैं. ठीक, द वेलोसिटी मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्केप वेलोसिटी है क्या. द वेलोसिटी विद विच इफ object is projected then don't falls on the surface of earth. बड़ी बेसिक सी बात है. इसको मैं इस ग्रीन कलर के चौक होल्डर को मैं इतनी तेज वेलोसिटी से फेंकूं ऊपर कि फिर ये बाहर ही निकलता चला जाए, कभी वापस ना आए, वो वेलोसिटी की हम बात करते हैं. अच्छा, इसकी वैल्यूज़ आप इनिशियल क्लासेस से ही आपको मेंशन होती रहती है. तो अर्थ से जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की वेलोसिटी इम्पार्ट कर दें, ठीक है, तो फिर ये कभी वापस नहीं आएगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से चला जाएगा. अभी एक रिजल्ट ड्राइव करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किस किस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही. ठीक है, तो आइए, ये तो हुई एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन अबाउट एस्केप वेलोसिटी. अब जरा एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भाई एक रिजल्ट, एक एक्सप्रेशन, एक फार्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं एस्केप वेलोसिटी के लिए. तो चलिए मान लेते हैं ये अर्थ है, मास अर्थ का me और इसकी रेडियस re. ठीक है, इससे h हाइट पे, ये h हाइट है, अर्थ के सेंटर से आप देख रहे हो, h हाइट पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट छोटा सा है. ठीक है,
और इसका मास m है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे लगता है डायग्राम मुझे नीचे लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर और भी कुछ बनाना है और फिर वो आपको दिखेगा नहीं। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हमें नीचे आना होगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी कुछ एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे। फिर से वही चीज, अर्थ है, अर्थ का मास m e रख लेते हैं या m रख लेते हैं और इसकी रेडियस r, ठीक। यहां से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इस तरीके से रखा हुआ था, मान लीजिए किसी तरह से m मास का। अब इस पॉइंट से, जो कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, इस पॉइंट से हमने इस ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी इंपार्ट कर दी vi, इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर की तरफ, ठीक। चल पड़ा ये ऊपर की तरफ, चलते 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 ये इनफाइनाइट पे आ गया, मतलब अर्थ के जो पुल फोर्स है उससे बहुत आगे चला गया ये। तो यहाँ पे इसकी v फाइनल हुई अगर, तो हमने कहा कि इनफाइनाइट पॉइंट पे वो v फाइनल जो है वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है। भाई यही तो कॉन्सेप्ट हुआ कि जब आप कह रहे हो कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी vi जो थी वो इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी कि ये हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से हटके और एक इनफाइनाइट पॉइंट पे चला गया, जहां इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये अर्थ पे वापस नहीं आ रहा है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, क्या होता है, हमें उससे कोई डिस्कशन, हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। शायद आप लोगों ने सुना भी हो, पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो है सैटेलाइट या प्रोब्स लॉन्च किए नासा ने। तो एक जैसे उन्होंने लॉन्च किया था, इट वाज अर्ली 80s, ठीक है ना, 1979 और सो। अब वो हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर जा चुका है। जो एक स्पेसक्राफ्ट था, वो सैटेलाइट था बेसिकली एक, जो कि हमें बाहर की जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसके बाद में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर गया, फिर हमारे सोलर सिस्टम से भी अब वो बाहर चला गया है। तो वो हमारे को स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, रेडियो मैसेजेस कर रहा था। अब वो अगर वापस चला गया है, मतलब बाहर चला गया है सोलर सिस्टम से, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब वो किसी दूसरे प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल में होगा, फिर वहाँ से और बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब वो हमारे लिए इनफाइनाइट की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो चलिए इसमें हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। डायग्राम यही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस डायग्राम के आसपास इसी स्पेस में आपको एक्सप्लेन करूं, सो दैट टाइम टू टाइम हम इसको वॉच कर सकें। हम एक काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन में हमें क्या करना है कि टोटल इनिशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, पहले हम उसका एक एक्सप्रेशन निकाल लें और उसको हम इक्वल कर दें फाइनल एनर्जी के बराबर, ठीक। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ई टोटल, और ऊपर मैं लिख दे रहा हूं रेड कलर से ई टोटल इनिशियल, ठीक है भाई, ई टोटल इनिशियल। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² नो प्रॉब्लम। किसकी? इस छोटे वाले मास की, छोटा सा जो एक बॉल है m मास का, उसकी। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है माइनस टर्म के साथ आती है ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट्स में, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होती है। तो माइनस, अब आप लेंगे इसको gm, ध्यान दीजिएगा। और हमने जो रिजल्ट सीखा था पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, वो यहाँ पे r न होके r प्लस h, ध्यान, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये हो गई टोटल इनिशियल एनर्जी, ठीक। अब टोटल इनिशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं, तो टोटल इनिशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगी
टोटल इनिशियल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस दैट इज r प्लस एच। ठीक, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं जिससे कि किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। देखिए हमने एस्केप वेलोसिटी का बेसिक टर्म डिस्कस किया, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए अर्थ पे ये मास m है, रेडियस r है और ये h हाइट पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया m मास का और इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने vi इंपार्ट कर दी। अब ये चला गया अपना ऊपर चलते हुए गया और बहुत दूर निकल गया, तो हमने उसको फाइनल वेलोसिटी माना और उस वेलोसिटी को हमने कहा कि नियरली इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया, इस पॉइंट की इनिशियल एनर्जी और किसके बराबर कर दी, फाइनल जो हाईएस्ट पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो देखिए अब हाफ m v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरे का पूरा टर्म है ना, तो जगह नहीं है, कम है, तो मैं क्या करता हूं ये वाली इक्वेशन लिख दे रहा हूं यहां पे, ई टोटल और रेड कलर से भाई इनिशियल भी लिख देते हैं जिससे कि इनिशियल। ठीक है, एक्सप्रेशन आप लोग रख लोगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमारा बन गया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इससे पहले वाले को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, अब इनको हम इक्वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एज वी फाइनल नियरली इक्वल टू 0। ठीक, v फाइनल अगर नियरली इक्वल टू 0 है तो अब क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हाफ m v i स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस g m m अपॉन r प्लस h। ठीक है, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2। ठीक, अब एक काम करते हैं इस इक्वेशन को रब कर देते हैं। ठीक है, और या तो एक काम करते हैं उसको थोड़ी देर लिखा रहने देते हैं, हम लोग इस स्पेस को यूज़ कर लेते हैं हाल फिलहाल। तो हमने ये बराबर कर लिया, इसके बाद तो मुझे बड़ी आसानी से यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हाफ m v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम m अपॉन r प्लस h। ठीक है, चलिए भाई कुछ कैंसिल भी करना पड़ेगा हमें, क्या कैंसिल करना पड़ेगा, तो छोटा वाला मास छोटा वाला मास। ठीक, आइए इस 2 को इधर रख दें हम लोग, तो मैं एक दूसरे कलर की चौक यूज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ v इनिशियल स्क्वायर आपको मिलेगा 2gm अपॉन r प्लस h। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं vi निकालूं तो मैं यहां पे रूट लगा दूं। थोड़ी देर के लिए मैं इमेजिन कर लेता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे ही रुका हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे ही रुका हुआ है, तो h हमारा 0 हो जाना चाहिए। ठीक, अच्छा अब अगर मेरा h 0 हो जाता है तो मैं यहां लिख देता हूं एट सरफेस ऑफ अर्थ। क्या होगा भाई, एट सरफेस ऑफ अर्थ मैं यही लिख देता हूं वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। ठीक है, कुछ टर्म्स का हमने वो नहीं किया, बेसिकली हमने सिर्फ इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर लिया है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा हुआ, दिस वन। ठीक, चलिए इसको रब करते हैं अब हम लोग। और ये अप्रोच मान लीजिए आपको थोड़ा मुश्किल लगती है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, पूरा ही बोर्ड क्लीन कर लेते हैं एक ही बार में, ज़्यादा आसानी रहेगी।
फिर बाद में हम लोग अपना इजीली जो है काफ़ी सारा डिस्कशन कर सकते हैं बिना बोर्ड को क्लीन किए हुए। चलिए भाई, तो हमें जो रिलेशन मिल गई वो रिलेशन मिली वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। ये मास किसका है? तो जी ये मास उस प्लेनेट का है। कौन सी प्लेनेट? अर्थ का। ये आर क्या है? रेडियस है। किसकी? उस प्लेनेट की जिस पे हम खड़े हुए हैं, यानी अर्थ की। अच्छा, एक चीज और सोचिए, एक रिलेशन था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग एक काम क्यों ना करें, हम लोग gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर को यूज कर लें इस वाली रिलेशन में। एज सो दिस इंप्लॉइज दैट ऑल्सो वी आई इज इक्वल टू, हमने उठा के इस वैल्यू को यहां रखा तो स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से मुझे मिल गया अंडर रूट जी आर। ठीक, आर से आर स्क्वायर को आर की एक पावर कैंसिल हो गई। यूजिंग वैल्यूज ऑफ जी एंड आर, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं हमारी जी और आर की, उनको हम यूज करते हैं। ठीक, और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या हैं भाई? तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं हमारे पास, उनको रखने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वी आई जो है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ से मुझे किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट उस पर फेंकना है जिससे कि कभी वापस ना आए, तो मेरे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए इसके वेलोसिटी का, इट शुड बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ बताइए, जो रिजल्ट हमने लिखा वी आई, उसमें हमने कहा अंडर रूट 2gr। क्या हर प्लेनेट के लिए g सेम होगा? नहीं। क्या हर प्लेनेट का रेडियस सेम होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है। ठीक, पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, एस्केप वेलोसिटी, ये पहला पॉइंट है, एक कंक्लूजन की बात मैं कर रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी इज independent of mass of object। मतलब मैं इस चौक होल्डर को फेंकना चाहता हूं अर्थ की उससे हमेशा के लिए दूर, या मैं इस डस्टर को थ्रो करना चाहता हूं, या मैं एक एलिफेंट को थ्रो करना चाहता हूं, सभी के लिए इसके वेलोसिटी की वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि कहीं भी मास ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। दूसरा देखिए, दूसरा कंक्लूजन ये, मैं जरा रेड कलर की चौक यूज कर रहा हूं, ये जो टर्म है जी, ये अर्थ पे कुछ होगा, जुपिटर के लिए कुछ और होगा, मार्स के लिए कुछ और होगा, वीनस के लिए कुछ और होगा, ठीक, मून के लिए कुछ और होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या जो अर्थ की आपने ये निकाली एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो क्या पूरे यूनिवर्स में सबके लिए एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। वो किस पे डिपेंड करेगी? एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। चलिए इस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को भी हम लोग लिख देते हैं। दैट इज एस्केप velocity depends upon radius of
planet and mass of planet। अब जरूर कुछ स्टूडेंट्स ना थोड़ा सा शेकी हो गए होंगे, ये क्या लिख दिया, सर्किल कलर जो है कलर जो किया वो किया रेड कलर जी को, और लिख दिया यहां पे मास ऑफ द प्लेनेट। क्यों भाई? अरे बच्चों जी बराबर है GM अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया भाई कि रेडियस पे डिपेंड करेगा। अब कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो कौन साहब बचे यहां पे? यहां पे बच गया मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक, तो अगर आप किसी दूसरी प्लेनेट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि आपका डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, तो उससे गवर्न होगी एस्केप वेलोसिटी, नंबर एक। नंबर दो किससे गवर्न होगी? रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। तो जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे मेरी निकली है वो एप्लीकेबल अदर प्लैनेट्स पे नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इवन अर्थ का जो एक नेचुरल आपका सैटेलाइट है मून, उससे बहुत ही डिफरेंट है, और वहाँ पे मैं बात करूँगा इसकी इन डेप्थ में। वहाँ पे एटमॉस्फेयर न होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर से वही पुराना काम, बोर्ड को साफ करना। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ अदर टर्म्स एसोसिएटेड हियर। ठीक है भाई, इको फ्रेंडली अप्रोच हम लोग अडॉप्ट करते हैं यहाँ मिजो स्टडीज़ में। तो हम डस्टलेस चॉक यूज़ करते हैं और किसी भी तरीके का कोई केमिकल वाला पेन वगैरह नहीं यूज़ करते हैं जिससे कि कोई केमिकल का वेपर आए या कुछ और नुकसान करे। तो बस ये नेचुरल डस्टलेस चॉक, नो इफेक्ट, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। फाइन, आइए अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है, अंडर रूट ट्वाइस GR। ये रिजल्ट एस्केप वेलोसिटी के लिए आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आइए एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। दो प्लैनेट्स हैं, ऐसे समझिए, देयर आर टू प्लैनेट्स। ठीक, तो जी एक प्लैनेट है A और एक प्लैनेट है, रेड कलर की मैं बना रहा हूं, B। ठीक है, तो ये दो प्लैनेट्स हैं हमारी। अच्छा, मास क्या है? मासेस इन रेशियो, इन दोनों प्लैनेट्स के जो मासेस हैं उनका जो रेशियो है वो है भाई 2:3। यानी एक का अगर 2m है तो दूसरी का 3m है। ठीक, और दूसरा है रेडियस जो है, रेडियस रेशियो बच्चों 4:9 है। ऐसे मान लेते हैं 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ एस्केप, अरे शॉर्टकट लिखते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ V एस्केप। ठीक है, मतलब दोनों प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एलेबरेट कर दिया। एक प्लैनेट है, दूसरी प्लैनेट है, दोनों के मास का रेशियो 2:3 है, दोनों के रेडियस का रेशियो 4:9 है। चलिए हम निकालते हैं इनकी वेलोसिटी का रेशियो, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो। तो भाई मेरा टारगेट होना चाहिए VEA, ठीक है, अपॉन VEB, मतलब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम B, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम A। तो ये क्या हो जाएगा भाई,
ये अगर मैं लिखूं तो ये मुझे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं वो 2gm/r² के टर्म को थोड़ा सा पॉलिश करके लिख रहा हूं। तो जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे मिलेगा ma/mb, मतलब मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इनटू रेडियस ऑफ B अपॉन रेडियस ऑफ A। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये फार्मूला कहां से ले आए। तो भाई फार्मूला जो मैं लाया हूं, चलिए मैं लिख देता हूं, वहीं पे लिख देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा, है ना। इस फॉर्मूले के अलावा आपके पास एक रिजल्ट और है, अभी अभी हमने 2 मिनट पहले उसको डिस्कस किया, और मैं यूज करता हूं रेड कलर की चौक। तो VE है हमारे पास √2GR, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये हो गया 2gm/r²। ठीक है, तो यहां से ये रिजल्ट लेके हम आए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ दिस जो भी रेडियस है। तो चलिए वैल्यूज रख लेते हैं। ma और ये कितना है, तो 2/3 है, इनटू दूसरा वाला कितना है, तो भाई 9/4 है, अंडर रूट लगा दीजिए, 3 3 = 9, 2 2 = 4, कितना हुआ भाई 3√2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3√2। तो रेशियो कितना हो गया इन दोनों में, तो VEA रेशियो VEB √3 रेशियो √2। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस होते तो बड़े सिंपल हैं, लेकिन कई बारी ना वो फॉर्मूला आप क्या करते हो, √2GR में वैल्यूज रखना शुरू कर देते हो, और फिर वो जो मास का टर्म गिवन है ना, वहां उसको एडजस्ट करने के लिए कई बार स्टूडेंट G = gm/r² रखना शुरू कर देते हैं। तो जल्दबाजी मत करें, जो रिजल्ट है आपके पास उसके आगे पीछे इधर उधर जाके जो भी मेकअप करके हमें रिजल्ट मिल सकता है, हमें उसको भी ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर लेते हो या ऐसे किसी रिजल्ट को जो कि आपने उस एक्चुअल रिजल्ट को मेकअप करके अचीव किया है, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच हमेशा रहनी चाहिए कि हम प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जितना मुश्किल आप कैलकुलेशन करना शुरू करोगे, लंबी अप्रोच, गलती होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आप बढ़ाओगे। जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम से बच के सोल्यूशन लेते हुए निकल चलो, दैट इज द अप्रोच। मत फंसो उसके साथ में। काम तो उस एग्जामिनर का यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करना चाह रहा है। कभी स्टेटमेंट को टेढ़ा कर देंगे, कभी कोई ऐसी लाइन मेंशन कर देंगे जिसको आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। पॉइंट सिर्फ ये है, हमारे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट वो रिजेक्शन प्रोसेस हैं। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस हैं। आप देखो किसी ना किसी तरीके से निगेटिव मार्किंग वहाँ पे है। इवन IIT के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि आउट ऑफ 4 अगर 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, आपने 2 सही करेक्ट मार्क कर दिए और 1 रॉन्ग मार्क कर दिया, तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जानी है। तो बहुत सोच समझ के आपको अपनी जो मतलब अप्रोच है उसको आगे ले जाना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और छोटा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल ही कंसीडर करते हैं इसको। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनती है और हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज एंड व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम विल कम। मान लीजिए मेरे पास एक प्लेनेट है, प्लेनेट ऐप, मूवी देखी होगी आप लोगों ने शायद, प्लेनेट ऐप या प्लेनेट ऐप ऐसे करके कुछ है, प्लेनेट ए। ठीक, अब मास जो है इसका, मास ऑफ ए इज 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है। मान लीजिए हैवी प्लैनेट है। ठीक, अगर ऐसा है तो दूसरा एक और असम्पशन हम लोग कर लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ ए इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ ए। ठीक है,
मान लीजिए ये दो फैक्ट आपको गिवन है, एक बड़ी सी प्लैनेट का मास है अर्थ के प्लैनेट का 8 गुना और जो उसकी रेडियस है वो है 4 गुनी। अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो एस्केप वेलोसिटी तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने रिजल्ट रखा, तो वी ए अपॉन वी अर्थ, हम लोग इसकी वैल्यू रख लेते हैं। और भाई रिजल्ट क्या था? जो लोग भूल गए हों प्लीज वो दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके देखें उसको। रिजल्ट्स आप थोड़े से लिखिए और याद करके उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिए। तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। ठीक है, चलिए वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग। तो हमें मिलेगा भाई 8, क्यों? ये 8 एम ई अपॉन एम ई इनटू ऊपर क्या मिलेगा मुझे 1 अपॉन 4। ठीक, तो भाई ये कितना हो गया मेरा? ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो √2। ठीक है, तो क्या मिला हमें? हमें मिला कि वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ए जो है वो √2 टाइम्स है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ का वैल्यू कितना है? 11.2 किलोमीटर्स। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। So this implies that VA is equal to 11.2 into 1.41, यही नंबर होता है ना भाई। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है कुछ रफली 15.84 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, मैं दूसरी प्लेनेट पे गया तो मेरे को वहाँ पे जो ये मिल रहा है एस्केप वेलोसिटी, वो मुझे मिल रही है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मास और रेडियस पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब हमें वो रिजल्ट ध्यान रखना है। मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को। अब यहाँ मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से डिस्कस किया, और वो कॉन्सेप्ट था हमारा एसोसिएटेड विद द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और फिर मैंने कुछ उसके आपको कहना चाहिए एप्लीकेशन या छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जिससे कि आप रियलाइज कर सको उस कॉन्सेप्ट को। तो फिर मैं वही एक सिंपल सा सेंटेंस रिपीट करना चाहूँगा, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दोज 2 थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर दिस स्ट्रगलिंग फेज ऑफ लाइफ। फाइन, सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।